जयेश भाई जोरदार मूवी की स्टार्टिंग जयेश भाई की पत्नी मुद्रा से होती है, जो कि अस्पताल में आई हुई है क्योंकि वो गर्भवती है और वह अपनी जांच करवा रही होती है। यहाँ पर हम जयेश भाई के माता पिता को देखते हैं, जो कि इसी आस में खड़े हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी जयेश की पत्नी घर का वारिस देगी, और साथ ही साथ उसकी माँ भी एक छोटे से लल्ले के लिए ही प्रार्थना कर रही होती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जयेश भाई और उसका पूरा परिवार यहाँ आने से पहले एक मंदिर गया था, जहाँ पर मान्यता ये थी कि मंदिर में एक बकरी थी जिसको उन लोग माता मानते थे, और उसके सिर हिलाने से ये सिद्ध होगा कि लड़का पैदा होगा। जहाँ पर वो बकरी सिर नहीं हिलाती है तो ये लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन पास ही में खड़ा एक पंडित उस बकरी के सर पर ठंडा जल डाल देता है, जिससे वो सर हिला देती है, और इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि अब हमारे घर में एक वारिस आने वाला है। इस बात को सुनकर काफ़ी खुशी में है। और साथ ही साथ अब प्रेजेंट का सीन आता है, जहाँ पर हम देखते हैं नर्स को, जो कि जयेश के माँ बाप से बताती है कि आपकी जो बहू है वो काफ़ी आंतरिक रूप से कमज़ोर है, क्योंकि 6 बार गर्भपात करवाने की वजह से अब उसके अंदर क्षमता नहीं रही बच्चा पैदा करने की, इसलिए आपको उसे ताकतवर बनाना होगा और अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाना होगा। जहाँ पर जयेश की माँ कहती है कि मैं तो इसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खिलाती हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो नर्स उसे बताती है कि आप लोगों की लापरवाही की वजह से आप लोगों को बहुत बड़ा कष्ट मिलने वाला है। जिसके बाद वो उनसे कह देते हैं कि आप लोग अब बाहर जा सकते हैं। जहाँ पर जयेश भाई की पत्नी, उसके पिता और माता जब बाहर चले जाते हैं तो वो जयेश भाई से जय माता जी कहती है। अब उनके गांव की एक रीत थी कि अगर घर में लड़की पैदा हुई है तो उसे जय माता जी कहेंगे, और लड़का आने वाला है तो इसके लिए जय श्री कृष्णा। जय माता जी शब्द सुनकर जयेश का होश उड़ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि हमारे घर में अगर लड़की फिर से पैदा हुई तो बापूजी कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उस गांव में लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता था और उनके पैदा होने को एक पाप समझा जाता था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जयेश भाई की ऑलरेडी एक बेटी हो चुकी है जिसका नाम सिद्धि है, और अब वो 9 साल की है। जहाँ पर जब घर जाने के लिए सिद्धि और बाकी सभी लोग कार में बैठे होते हैं तो सिद्धि गाना सुन रही होती है ईयरफोन से, जहाँ पर उसकी दादी उसका ईयरफोन निकाल लेती है और कहती है कि ज़्यादा अंग्रेजी गाना मत सुना कर, नहीं तो तेरा शादी नहीं होगा। इधर हम देखते हैं जयेश को, जो कि गाड़ी में गुमसुम सा बैठा है और वो अपने बड़ी बेटी सिद्धि के जन्मदिन का वाकया सोचने लगता है। जहाँ पर वो हमें बताता है कि सिद्धि के जन्मदिन से पहले उसके बापूजी ने एक सिद्ध महात्मा को बुलाया था, जो अपने जीन्स के पैंट में 2 लड्डू रखे थे, जहाँ पर पीला लड्डू अगर गिरता तो इसका मतलब लड़का पैदा होगा, और लाल लड्डू गिरे तो इसका मतलब कि लड़की पैदा होगी। जहाँ पर हम देखते हैं कि लाल लड्डू जमीन में गिर जाता है और सिद्धि पैदा हो जाती है। यही चीज़ सोचकर वर्तमान में अब जयेश काफ़ी दुख में होता है, क्योंकि उसके घर में एक नई लड़की आने वाली थी और उसे पता था कि मेरा परिवार कैसा बर्ताव करेगा। रात में जयेश भाई गहरी नींद में सो रहा होता है, जहाँ पर उसे नींद में ये लगता है कि एक लड़का है जो कि पेट के ही अंदर खेल रहा है, और जब सब लोगों को ये पता चलता है कि लड़की पेट के अंदर खेल रही है तो उसे उन लोग मार देते हैं। इस चीज़ को सोच करके जयेश भाई काफ़ी दुखी हो जाता है और वो अचानक से अपनी नींद से उठ जाता है। जहाँ पर वो काफ़ी घबरा रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर उसके माता पिता दस्तखत देते हैं। अब यहाँ पर जयेश का पिता उसे एक फ़ोटो दिखाता है, जो कि जयेश की बहन प्रीति की होती है, क्योंकि उसका पति दारू पीकर उसे काफ़ी मारता पीटता है। वो अपनी बेटी का बदला चाहता है, क्योंकि सांता शादी नाम का रिवाज उनके गांव में चलता था, जहां पर हमें ये भी पता चलता है कि सांता शादी के तहत बचपन में ही एक दूसरे से शादी करवा दिया जाता था। जहां पर शर्त ये थी कि जो मुद्रा है वो अपनी शादी को जयेश से करेगी, और साथ ही साथ जयेश की बहन प्रीति की शादी मुद्रा के भाई से होगी। और ये नाता किया जाता था कि अगर उसकी बहन को परेशान किया जाएगा तो इधर ये भी बहन परेशान होगी। यानी अब प्रीति का बदला जयेश को अपनी पत्नी मुद्रा से लेना था, इसीलिए उसका पिता उसके दरवाजे पे दस्तक दे रहा था ताकि वो अपनी पत्नी को सबक सिखा सके। जहाँ पर वो काफ़ी नाराज़ होता है और फिर अपने पत्नी को मारने के लिए उसके रूम के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी को मारता नहीं बल्कि ताली पीटता रहता है, और उसकी पत्नी भी झूठी चिल्ला रही होती है, साथ ही साथ उसकी बेटी भी नाटक कर रही होती है। और ये सब बंद दरवाजे के अंदर होता है, जहाँ पर जयेश के माँ बाप को यही लगता है कि शायद वो अपनी पत्नी को काफ़ी तेज मार रहा होता है, और साथ ही साथ जयेश एक कैचअप उठाकर अपनी पत्नी के नाक पे लगा देता है, जिससे सबको ये लगे कि जयेश ने उसे इतना मारा कि उसके नाक से खून बह रहा है। जहाँ पर जयेश उसकी एक फ़ोटो खींच लेता है और साथ ही साथ अपने माँ बाप को दिखा देता है कि देखो मैंने उसका क्या हश्र किया। इसे देखकर
जयेश के माँ बाप को संतोष मिलता है और वो कहते हैं कि वो गर्भवती है, तुझे इतना उसे नहीं मानना चाहिए था, लेकिन हाँ उसे सबक सिखाना जरूरी था। अब इधर हम देखते हैं कि जयेश अपनी पत्नी के पास वापस आता है और वो उससे कहता है कि तू नाटक बहुत अच्छा कर लेती है। अब इधर वो अपनी पत्नी के नाक में लगे केचप को भी साफ करने लगता है, जहाँ पर वो हमें ये भी बताता है कि शादी से होने के बावजूद वो अपनी पत्नी को आज तक किस नहीं कर पाया है। अब वो उसके पीछे का कारण ये भी बताता है कि बच्चा पैदा करने के लिए वो सब लोग और कुछ ऐसा कर ले गए कि उनके बीच में किस कभी हुआ ही नहीं और वो किसी भी प्रकार से फिजिकली खुशी से एंजॉयमेंट ले ही नहीं पाए। इसी चीज़ को सोच करके वो काफ़ी दुख में रहते हैं और जयेश को अपनी पत्नी से किस भी चाहिए हो रहा होता है, लेकिन जयेश की पत्नी उसे मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पे बच्ची है और उसे कह देती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को सब लोग सो रहे होते हैं और एक दीवार पर सारे पूर्वजों की फ़ोटो लगी है जो कि जयेश के पूर्वज हैं, और जयेश इसके पीछे का तर्क बताता है कि ये सभी लोग सीसीटीवी हैं। मेरे जो बापूजी हैं उनके जो परदादा थे उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य को जीता था और उसका सिंबल उन्होंने अपने पास रखा था, और साथ ही साथ इस नाम का उन्होंने एक राज्य भी स्थापित किया था जहाँ पर सभी लोग उस राज्य के निवासी थे। और फिर वो अपने बापूजी के बारे में बताता है कि गांव के मुखिया वो काफ़ी साल से रह चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इस साल उनके खिलाफ कोई खड़े होने की हिम्मत रख रहा था, जहाँ पर उन्होंने अपने स्थान को छोड़कर मुद्रा को वो कुर्सी दे दी कि अब पंचायती राज का जो फैसला होगा वो मुद्रा की तरफ आएगा और मुद्रा नई मुखिया गांव की बनेगी। वहाँ एक सुनवाई हो रही होती है जहाँ पर एक आदमी अपनी बेटी को लेकर आता है जिसका नाम अनोखी है, और वो बताता है कि गांव के लड़के कुछ उसे छेड़ते हैं और साथ ही साथ वो उसके दुपट्टा लेकर के भाग भी रहे थे और वो उसके लिए अजीब अजीब गाना भी गा रहे थे। जहाँ पर अनोखी सरपंच जी से ये शिकायत करती है कि गांव के सभी लड़के दारू पी करके लड़कियों को छेड़ा करते हैं, जिसका जवाब सरपंच जी ये देते हैं कि गांव की सभी लड़कियां साबुन लगाती हैं, साबुन लगाने से उनके शरीर से महक आती है और सभी लोगों को ये पता है कि वो महक लड़कों को आकर्षित करती है। इसीलिए मैं एक नई स्कीम लेकर आता हूँ और आज इसे मैं फैसला करता हूँ कि गांव की कोई भी लड़की या महिला साबुन नहीं लगाएगी। उसके फैसले को सब लोग मान लेते हैं। जयेश को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो अपने बाबू की हाँ में हाँ मिला देता है और साथ ही साथ वो कहता है कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं रात के सीन को, जहाँ पर जयेश अपनी पत्नी को गाड़ी सिखा रहा होता है। गाड़ी सिखाने के बाद वो अपनी पत्नी को अपने घर वापस लाता है और फिर अपनी माँ के पास से वो तिजोरी की चाबी चोरी कर लेता है और वहाँ से तिजोरी से वो साबुन का एक डिब्बा निकाल के ले आता है और वो अपनी पत्नी के हाथ में देता है, जिसे देख करके उसकी पत्नी काफ़ी खुश होती है। और इधर हमें पता चलता है कि उनके गांव में साबुन की कितनी बड़ी अहमियत थी। उसकी पत्नी उन साबुन को देख के काफ़ी खुश होती है और वो पूछती है कि तुम इसे कहाँ से ले आए, जहाँ पर जयेश कहता है कि इससे तुझे क्या मतलब, तू इसे ले जा और भोर होने से पहले जल्दी जल्दी जहाँ नहा करके इस साबुन से वापस चली आ, नहीं तो बापूजी अगर उठ जाएंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। जहाँ पर वो ऐसा ही करने चली जाती है कुछ औरतों के साथ। और इधर हम देखते हैं जयेश को जो कि मोबाइल पर ये सर्च करता है कि औरतों के लिए सबसे सुरक्षित जगह कहाँ है। तो मोबाइल उसे एक लोकेशन दिखाता है जो कि हरियाणा की होती है और वहाँ पर अमरताऊ नाम का एक प्रधान होता है जिसके सभी साथ के लोग अभी कुंवारे हैं, क्योंकि उस गांव में किसी भी लड़की की शादी किसी लड़के से नहीं हुई है। उस गांव में कोई लड़की है ही नहीं। और रिपोर्टर जब उनसे पूछता है यही सवाल को तो वो यही जवाब देते हैं कि हमारे गांव में पहले लड़की जब होती थी तो उसे मार दिया जाता था, इसलिए लड़कियों की इतनी किल्लत है कि यहाँ पर आज तक कोई लड़की ना होने की वजह से मैं और मेरे सभी साथी अभी तक इसी तरह कुंवारे बैठे हुए हैं। और सभी से यही प्रार्थना करता है कि गांव देश में जितनी भी लड़कियां हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूं कि आप अगर हमारे देश में या हमारे शहर में आएंगी तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे, साथ ही साथ हम आपको अपने मन में भी बिठा करके रखेंगे। इसलिए सभी औरतों माताओं बहनों से यही निवेदन है कि आप हमारे गांव में आएँ और साथ ही साथ हमारे गांव को खुशहाल कर दें। और वो उस गांव का नाम बदलकर लाडोपुर भी रख देता है, जिसे सुनकर वो अपने पिता को दिखाना चाहता है जयेश, लेकिन उसका पिता उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। साथ ही साथ जयेश को ये भी पता था कि आगे चलकर जब परिवार को ये पता चलेगा कि उसकी अब अगले संतान बेटी ही होने वाली है तो वो उससे घृणा करने लगेंगे, इसलिए वो पहले से ही लाडोपुर जाने का जितना भी डिस्टेंस थी वो एक कॉपी में लिख लेता है। अब इधर हम देखते हैं नेक्स्ट दिन, जहाँ पर सभी लोग
नाश्ता भोजन कर रहे होते हैं पंचायती चुनाव जीतने के बाद। और यहाँ पर जयेश जब उसे बताता है लाडोपुर के बारे में, तो उसका पिता अपने गांव का नाम बदल करके धौलागिरी रख देता है, जिसे सुनकर सब लोग धौलागिरी की जय हो कहने लगते हैं। और इधर जो जयेश का पिता होता है वो मुद्रा के पास आता है और वो उसे उसके अंगूठे ले लेता है और फिर वो सरपंच का काम खुद ही करने लगता है। इधर हम देखते हैं जयेश की माँ को, जो उसके पास आकर ये बताती है कि एक अच्छे डॉक्टर आए हैं और वो बहुत सटीक तरीके की जानकारी देता है, जहाँ पर वो डॉक्टर अगर पहली बार में तेरी पत्नी को देखेगा तो बता देगा कि होने वाली संतान क्या है। जिसे सुनकर जयेश को काफ़ी अचंभा होता है, क्योंकि जयेश को अभी तक ये लग रहा था कि शायद मैं अपने झूठ को बचा ले जाऊं, लेकिन अब वो जानता था कि मैं फंस जाने वाला हूं। जहां पर वो जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैं इस बच्चे को चाहता हूं, इसलिए तुम यहाँ से सब कुछ छोड़ करके भाग जाओ। जहाँ पर वो अपनी पत्नी से मदद मांगता है और कहता है कि जैसा जैसा मैं तुम्हें बोलता जाऊँ तुम्हें वैसा वैसा करना है। तभी वहाँ पर जयेश की माता दस्तक देने लगती है दरवाजे पे, जिसके बाद जयेश की पत्नी जयेश के गले पे एक छुरी लगाकर उसे बाहर निकलती है और फिर कहती है कि हमें बाहर जाने दो, नहीं तो हम इसे जान से मार देंगे। तभी जयेश की जो बड़ी बेटी सिद्धि रहती है वो भी सारे सामान को लेकर के वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन जयेश की बेटी सिद्धि जब वापस फिर से आने वाली होती है तो जयेश का पिता उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे मार करके वहाँ से बाहर भागने में कामयाब हो जाती है। अब इधर हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर जो जयेश है वो अपने एक जिगरी दोस्त दिलबर को फ़ोन करता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी को यह बताता है कि आगे से तुम्हें गाड़ी चलाना खुद ही सीखना होगा और तुम ये गाड़ी चला करके दिलबर तक पहुँचो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता। तो मुझे गुजरात के ढाबे मिलो जहाँ पर दिलबर मौजूद है और फिर मैं तुम्हारे पास पहुँच आऊँगा, जिसे हम और तुम और सिद्धि सभी लोग पहुँच जाएंगे लाडोपुर। जहाँ पर वो ऐसा ही करती है और फिर जयेश गाड़ी से नीचे उतरकर जानबूझकर जमीन पे गिरता पड़ता रहता है, जिससे जब वहाँ पर उसका बापू आता है तो वो जयेश की ऐसी हालत को देखकर कहता है कि मैं अब उस मुद्रा को छोड़ूंगा नहीं और मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जहाँ पर जयेश भी अपने बापूजी का ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि हाँ ठीक है बापूजी, मैं भी ऐसे ही करूँगा। वो औरत बहुत बड़ी पनौती है और उसकी वजह से मेरा ही सारा का सारा खेल बिगड़ गया है। जहाँ पर वो अपने बापूजी से एक बात कहता है कि हम उसे अगर यहाँ गांव में ले आके अगर टॉर्चर करेंगे तो इससे गांव के ही लोगों को पता चलेगा, लेकिन अगर हम उसके फ़ोटो को निकाल के दे दें सरकार को तो वो जहाँ भी जाएगी वो तुरंत पकड़ जाएगी। जहाँ पर वो उसकी फ़ोटो लेने की बात करता है तो जो सरपंच होता है वो कहता है कि तेरे पास तो उसकी फ़ोटो मौजूद ही होगी। तो जयेश अपने फ़ोन में फ़ोटो देखता है और बोलता है कि मेरे फ़ोन में कोई भी फ़ोटो नहीं है, और वो अपने फ़ोन को कुचल देता है और काफ़ी नाराज़ होकर। जिसके बाद सभी लोग जयेश की पत्नी की फ़ोटो खोजने में लग जाते हैं और शादी के एल्बम उठा करके जब सरपंच जी देखता है कि फ़ोटो मुझे मिल जाए, लेकिन शादी की फ़ोटोज़ भी में जयेश की जो पत्नी होती है वो घूंघट काढ़े रहती है, जिसके वजह से उन सभी को फ़ोटो नहीं मिल पाती। इस चीज़ को देख करके वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। तभी उनके बगल में एक आदमी ये सब चीज़ों का मजाक उड़ा रहता है, तो जयेश का पिता उसे काफ़ी धुन भी देता है। अब इधर हम देखते हैं कि जयेश का पिता जयेश को लेकर के अपनी बहू को खोजने पहुंच जाता है, जहां पर जयेश टॉयलेट जाने का बहाना कर लेता है और फिर वहां पर वो एक आदमी से उसका मोबाइल नंबर मांग करके जैसे ही 2 नंबर जाने का बहाना बनाकर अपनी पत्नी के पास फ़ोन मिलाना ही चाहता है, तभी वहां पर जयेश का पिता आ जाता है और वो बात नहीं कर पाता है। जिसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो मुद्रा है वो अपनी बेटी सिद्धि के साथ दिलबर के पास पहुंच गई है, जहां पर दिलबर उन्हें शुरुआत में कुछ नाश्ता पानी कराता है, लेकिन जब उसे दिखता है कि यहाँ पर बाबूजी आने वाले हैं तो वो जल्दी से उन्हें छिपा देता है और साथ ही साथ उन्हें कहता है कि आप थोड़ा बैठ लो, थोड़ा ठंड रख लो और पानी पी लो, बिस्कुट खा लो। जहाँ पर जयेश गलती क्या करता है कि वो फ़ोन मिला देता है अपनी पत्नी को और वो फ़ोन दुकान में ही छूट जाता है, जिसकी वजह से फ़ोन जब बजने लगता है तो उसका बापू जान जाता है कि हाँ यहीं कहीं जयेश की पत्नी मौजूद है। वो सरदार जी को जो कि दिलबर था उसे काफ़ी मारने पीटने लगता है और फिर अंदर घुसता है जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी वहाँ से एक आदमी निकलता हुआ आता है और कहता है कि गांव की तरफ सिद्धि और उसकी माँ मुद्रा दोनों भाग रहे हैं, हमें जल्दी उन्हें पकड़ना चाहिए। जहाँ पर सभी लोग उसे पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और सिद्धि और मुद्रा एक जगह खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनके काफ़ी नज़दीक जो जयेश का पिता है पहुँच चुका था, जिस पर जयेश उन सबके सामने चिल्लाता है और कहता है कि ये मेरा शिकार है,
मैं इस कुलच्छनी को सबसे पहले सबक सिखाऊंगा। और फिर उसके बाद वो एक ईंटा उठा लेता है और वो अपनी पत्नी को मारने का झूठा बहाना करके वो ईंटा मारता है बिल्ली की तरफ। जब बिल्ली उस रास्ते को काट देती है तो वहाँ गांव में एक अंधविश्वास प्रचलित था कि जब बिल्ली रास्ता काट दे तो जिस रास्ते पे आप हो उसके पीछे मुड़कर आपको 5 कदम आगे चलना होगा और फिर उसके बाद एक आदमी को ऐसे ले जाना होगा जो बिल्ली का रास्ता स्वयं काट दे और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। जब वो 5 कदम पीछे लेने लगते हैं तभी जयेश की पत्नी और उसकी बेटी दोनों वहाँ भागने में कामयाब हो जाते हैं। और जब ये सभी लोग अपने एक आदमी को उस रास्ते को काटने के लिए कहते हैं, जब वो रास्ता काट देता है तो फिर उसके बाद वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि जयेश भाई की पत्नी और उसकी बेटी दोनों लोग एक जगह छुपकर बैठे हुए हैं जहां रात का समय है और एक ट्रक चालक मिल जाता है। वो ट्रक चालक से मदद मांगते हैं और वो ट्रक चालक उन्हें अपने ट्रक में बैठा भी देता है, जहां पर मुद्रा अपने पिता को फ़ोन करती है और ये कहती है कि हम लोग मुसीबत में हैं और जल्द ही आपसे मिलने अपने घर पहुंचने वाले हैं। जहां पर जयेश भाई की पत्नी और उसकी बेटी दोनों लोग जब अपने ननिहाल पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि जयेश अपने पूरे परिवार के साथ वहां मौजूद है। जहां पर हम देखते हैं कि जो जयेश का पिता है वो जयेश से यही कहता है कि आज तू बहू को सबके सामने मारेगा। जहाँ पर जयेश ये सभी चीज़ों को पहला नाटक करता था, लेकिन आज वो मजबूर हो गया और वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाने ही वाला था। तभी वहाँ पर 2 लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ धीरे धीरे सभी लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, केवल जयेश की बहन प्रीति को छोड़कर। जहाँ पर प्रीति जयेश की पत्नी से बताती है कि कुछ दिन पहले भाई यहाँ आया था और उन्होंने मुझे एक ऐसा दवाई दी जिससे सब लोग बेहोश हो जाएंगे और मैंने वही दवाई मिलाकर सबको दे दी, लेकिन थोड़ा देर हो गई इसलिए मुझे माफ़ करना। जहाँ पर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और प्रीति अपने पति को बेहोश देख करके नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि ये मैं जितना भी दिन भर में कॉल करती हूँ उसका सभी हिसाब एक डायरी में लिखता है और मुझ पर बिना किसी जुल्म के शक करता है और मुझे मारता पीटता है। इसलिए वो अपने बेहोशी का फ़ायदा उठा करके उस अपने पति को काफ़ी मारती पीटती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जयेश अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भागने लगता है और फिर वो गाड़ी में बैठे बैठे ही यह सोच रहा होता है कि वो अब लाडोपुर पहुँच चुका है, जहाँ सभी लोग उसका काफ़ी स्वागत कर रहे हैं और साथ ही साथ उसकी बेटी भी हो गई है जिसके साथ वो खुशी से वहाँ रह रहे रहते हैं। तभी अचानक उसकी नींद से सिद्धि उसे जगाती है और वह उसे बताती है कि हम लोग जल्द ही नज़दीक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मुझे उस आदमी का पता चल गया है जो लाडोपुर का सरपंच है। अब इधर हम देखते हैं कि जो जयेश का पिता है उसे एक आदमी झाड़ के नींद से उठाता है। जहां पर जब वो नींद से उठता है तो जयेश की बहन प्रीति उसे बोलती है कि वो सब मैं 2 मिनट के लिए अंदर क्या गई, जयेश ने सभी लोगों को पता नहीं कैसे बेहोश कर दिया और फिर वो मुझे भी कुछ गच्चा खिलाकर वहाँ से भाग निकला। और वो अपने ऊपर काफ़ी नाराज़ होती है, एक झूठा बहाना दिखाती है और साथ ही साथ वो दीवार पर अपना हाथ पटकती है, जिससे जयेश की पत्नी, उसके ससुर और उसके सास की फ़ोटो गिर जाती है ज़मीन में। जहाँ पर जयेश की पत्नी का साफ साफ चेहरा दिखता है और फिर यही फ़ोटो को उठा करके जो जयेश का पिता रहता है वो आईएएस अधिकारी को दे देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ और साथ ही साथ इस फ़ोटो से 5 लाख रुपए का इनाम रख दो कि जो भी हमें इन्हें दोनों को ढूंढ कर देगा उसे 5 लाख रुपए दिया जाएगा। जहाँ पर वो वापस चला जाता है और इधर हमें पता चलता है कि सिद्धि को यह पता चल गया है कि उसकी माँ के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जिसे सुनकर जयेश काफ़ी परेशान हो जाता है। अब जयेश एक जगह गाड़ी ले जा रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस चेकिंग लगी होती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी मुड़ाकर दूसरी ओर चला जाता है। अब इधर हम एक गांव को देखते हैं जहां पर सरकार सभी लोगों को इस बात का इनाम दे रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपनी फ़ोटो खिंचा कर रखी थी। जहां पर एक पागल उसके बच्चों का पीछा करने लगता है। जयेश को ये लगता है कि ये 5 लाख इनाम चाहता है, इसलिए वह हम लोगों का पीछा कर रहा है, लेकिन वो सेल्फी चाहता था जयेश की बेटी के साथ ताकि वो सरकारी इनाम को जीत सके। जहाँ पर वो सभी उसको देखकर जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, तभी उनकी भेंट एक व्यक्ति से होती है जो उस पागल को भगा देता है और साथ ही साथ जयेश और उसके पूरे परिवार को अपने घर में पनाह भी देता है। और वो अपनी पत्नी से उनका परिचय भी बताता है और कहता है कि मैंने इसे 2 लाख रुपए में बंगाल से ख़रीदा है,
ये बंगाली बोलती है, लेकिन ये बहुत अच्छा और सुरीला बोलती है। जहाँ पर उसकी पत्नी को हम देखते हैं जो कि एक बंगाली है और वो बंगाली में उसे गालियाँ ही दे रही होती है। अब इधर हम देखते हैं कि रात का समय है। जयेश और उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी लोग भोजन कर रहे होते हैं। तभी जयेश अपने दरवाजे से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन उसका दरवाज़ा जाम हो जाता है। अब जाम होने के पीछे रीज़न ये था कि जयेश को जिसने कमरा दिया था उसे ये पता चल जाता है कि जयेश की पत्नी के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है, जिसकी वजह से वो उनके हवाले करना चाहता था। जहाँ पर वो सभी लोगों को उसके अंदर बंद कर देता है और फिर वो चैन से सोने चला जाता है कि जब जयेश के पिता आएंगे तो हम उन्हें सौंप कर 5 लाख रुपए ले लेंगे। तभी उसकी बंगाली पत्नी आ जाती है और वो कहती है कि वही मंजोली का, और फिर उठा करके एक चाकू उसके ऊपर रख देती है और कहती है कि जल्दी से चल के दरवाज़ा खोलो। जहाँ पर वो दरवाज़ा खोल देता है और जयेश, सिद्धि और साथ ही में मुद्रा वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बाहर जब वो एक कार की तलाश कर रहे होते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि सभी गाड़ियाँ पंचर है और उनके पास भागने का कोई स्थान नहीं बचा है। जहाँ पर जयेश का पिता आ जाता है और वो जयेश को बहुत मारने पीटने लगता है। साथ ही साथ वो उसकी पत्नी मुद्रा को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जयेश किसी तरह से एक भाले को निकाल लेता है और सीधे अपने नीचे लगा लेता है और कह देता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं इसे काट लूँगा। जिसे सुनकर जयेश का पिता शौक हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा काम मत करना बेटा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। और साथ ही साथ वो अपने गाड़ी की चाबी भी उसे दे देता है, जिससे जयेश गाड़ी की चाबी लेकर के वहाँ से भागने लगता है। अब इधर हम देखते हैं कि जयेश की बेटी ने जो लाडो गांव के सरपंच को पहले ही मैसेज किया था और साथ ही साथ घटना जो हो रही थी जयेश के साथ वो सभी वीडियो रिकॉर्डिंग वो लाडो के सरपंच को भेज दिया था। जहां पर सरपंच ये आश्वासन देता है कि तुम जहां पर भी हो वहां सुरक्षित रहो, हम लोग जल्दी ही आ रहे हैं तुम्हें बचाने और तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश के किसी भी हिस्से में हम किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जयेश की पत्नी को लीवर पेन चालू हो जाता है और वो अस्पताल में एडमिट हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर से खून बहने लगा था। और जब अस्पताल में जयेश का पिता भी पहुंचता है तो वहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि मिसकैरेज होने ही वाला है, हम पत्नी को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। जहाँ पर जयेश को उसका ससुर ढकेल देता है और फिर जयेश के ससुर और उसके पिता में लड़ाई हो जाती है। जहाँ पर जयेश का ससुर उसे कहता है कि अपने इस नालायक बेटे को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति के घर में मैं अपनी बेटी को नहीं रखना चाहता और मैं सिद्धि को और साथ ही साथ अपनी बेटी और उसके बच्चे को अपने घर में रखने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जहाँ पर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और इधर जयेश भाई अपने घर में अकेले बैठा रहता है। जो कुछ खाए नहीं होता है तो उसकी माँ उसे भोजन खिलाने को कहती है, लेकिन वो भोजन करने के लिए तैयार नहीं होता और अपनी माँ से कहता है कि बचपन में मुझे नानी ने एक फ़ोटो दी थी और ये बताया था कि आप एक स्टेज में परफॉर्मर बनना चाह रही थी, लेकिन आप उस स्टेज में परफॉर्मर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि आपको पिताजी से शादी करनी थी। हम लोग अपने मन को कब तक मार के बैठेंगे और कब तक हम लोग इस समाज को लेकर के चलेंगे। जहाँ पर उसकी माँ उससे नाराज़ होती है और कहती है कि जो समाज निर्धारित करेगा हमें वही कार्य करना है, और कल मैंने और तेरे बापू ने ये सोचा है कि तेरी दूसरी शादी की बात चलाई जाएगी। जहाँ पर हम देखते हैं कि जयेश चुपके से अपनी पत्नी के घर बिना बताए किसी को चला जाता है, जहाँ पर वो उसके अपने ससुर से पहले से ही साठ गांठ होती है और उसका ससुर उससे माफ़ी मांगता है कि बेटा लगता है मैंने तुझे ज़्यादा ही तेज़ी धक्का दे दिया था। तो जयेश कहता है कि कोई बात नहीं बाबूजी, आपने जैसा भी किया बिल्कुल ठीक किया, आपने कोई गलत काम नहीं किया। और साथ ही साथ वो अपनी पत्नी से मिलता है और उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो। अब नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर जयेश को देखने कुछ लोग गांव के आए रहते हैं और वहाँ पर एक लड़की आती है जिसको जयेश की बहन प्रीति कहती है कि जयेश बहुत गुस्से वाला है और वो तुझे काफ़ी मारे पीटेगा भी, इसलिए तू उसके साथ शादी मत कर। लेकिन वो कहती है कि नहीं, वो तो मेरे होने वाली पति हैं और अगर वो मुझे मार भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा हक है। जहाँ पर वो जयेश को कहती है कि मैं बेटी बैठूं, और फिर उसके बाद वो जयेश अपनी पत्नी से मिलने पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी पत्नी को भी बेटी बैठ कर बुलाता है। जिसका मतलब जब सिद्धि पूछती है तो जयेश उसे बोलता है कि मैं अगर तुझे बता दूंगा तो तुझे तो मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, इसलिए जाके तू सरला से ही पूछ ले। जिसके बाद जयेश भाई अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है, तभी उसकी पत्नी जयेश भाई को ये बताती है कि अगर हम सभी लोग
लाडोपुर चले जाएंगी तो गांव की और औरतों का क्या होगा? क्योंकि आपको ये लगता है कि हम लोग रात को सिनेमा हॉल देखने जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग रात को एक ऐसे जगह जाते थे जहां पर सभी औरतें इकट्ठा होती थी और जिनके घर बेटी पैदा होने वाली है वो उस बात का शोक मनाती हैं। जहाँ पर सभी लोगों को हम देखते हैं कि वो गांव के लोग इकट्ठा हैं और जयेश को उसकी बहन प्रीति उन सभी से मिलाने के लिए ले जाती है। जहाँ पर जयेश उन सभी लोगों से बातचीत करता है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। सभी लोग उसे घेर के बैठ जाती हैं। तभी वहाँ जयेश का पिता आ जाता है, जो कि जयेश को पकड़ के उठा लेता है और उसे कहता है कि तू रोना बंद कर, क्योंकि तू एक लड़का है, और उसे बार बार रोने से बंद करने के लिए कहता है। साथ ही साथ गांव की सभी औरतें और स्पेशली अपनी बेटी प्रीति से भी यह कह देता है कि कल शादी होने वाली है और आप में से किसी भी व्यक्ति को वहां आने की ज़रूरत नहीं है। ये बात जब प्रीति अपने भांजी को बताती है कि अपनी माँ से ये कह दे कि जयेश की शादी होने वाली है, कल सुबह 9 बजे तक का मुहूर्त है, तो वो काफ़ी तिलमिला जाती है और सिद्धि जल्दी से जल्दी अब ये कोशिश करने लगती है कि जो लाडोपुर के लोग हैं वो यहाँ आ जाएं और फिर जयेश की शादी ना हो। जहाँ पर वो सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जयेश की बहन प्रीति उसे समझाती है कि लाडोपुर के लोग जल्दी ही आ जाएंगे, जिसे जयेश का पिता देख लेता है और फिर वह उसे एक जगह ले जा करके दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो दरवाज़ा खोलने का काफ़ी प्रयास करती है लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं। और इधर हम सिद्धि को देखते हैं जो लाडोपुर के सभी लोगों से कहती है कि आप लोग मुझ पर ध्यान दीजिए कि कैसे प्लान बनाया जाए, हम लोग इस शादी को कैसे तोड़ सकें। जहाँ पर सभी लोग उसकी बात को सुनने लगते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि जयेश के घर में सभी लोग शादी का गाना बजाना भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर जयेश के पैर को घोड़ी के ऊपर बैठा करके बांध दिया गया है, जिसकी वजह से जयेश भागने में किसी भी प्रकार से कामयाब नहीं हो सकता है। तभी जयेश की बेटी सिद्धि फ़ोन करती है प्रीति के पास और वो उसे बताती है कि माँ को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है और हम लोग बारात के अंदर नहीं आ सकते और इस शादी को नहीं तोड़वा सकते, क्योंकि हम लोग अस्पताल जा रहे हैं और आप ये बापूजी से बात बता दीजिएगा। जहाँ पर उसकी बहन को कोई भी मार्ग नहीं सूझता है, लेकिन वो एक लकड़ी के सहारे दरवाजे के ताले को तोड़ करके जयेश के पास पहुंचने की कोशिश करती है। जहाँ पर वो जयेश को इशारों में ही समझा देती है कि तेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, जिसे सुनकर जयेश भाई काफ़ी शौक में हो जाता है और वो अपनी माता से कहता है कि आप मेरे पैर को जल्दी खोल दीजिए, क्योंकि आज अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो ये बहुत गलत हो जाएगा। जिस पर जयेश की जो माँ रहती है वो उसके पैर में बंधे हुए कपड़े के ऊपर आग लगा देती है, जिससे वो कपड़ा खुल जाता है और वो आग जो लपटे रहती है जयेश उसे जब हवा में घुमाने लगता है। हवा में घुमाने के लगे से जो आग रहती है वो घोड़े की आंख में बार बार दिखाई देती है, जिससे घोड़ी बिदक कर भागने लगती है और फिर उसका पीछा करते करते जयेश का पिता भी उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसको वहाँ से निकालने में कामयाब नहीं होता है। जहाँ पर जयेश अपनी पत्नी के पास पहुँच जाता है। अब अस्पताल में जयेश की पत्नी ठीक से बच्चे के लिए रेडी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो ठीक से उसे पुश नहीं कर पा रही थी। जयेश उसे समझाने की कोशिश करता है और नर्स भी बार बार यही कहती है कि इसे अगर पुश नहीं किया गया तो ये बच्चा नहीं निकल पाएगा और शायद इसके पेन की वजह से तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाए। अब इधर हम देखते हैं कि जयेश का जो पिता है गांव के सभी लोगों को लेकर के अस्पताल में मौजूद है, जहां पर वो अपने सामने लाडोपुर के सभी लोगों को मौजूद पाता है, जिसका प्रतिनिधित्व उसकी खुद की नातिन कर रही थी। और ये सब चीज़ें देख करके वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ एक जंग छिड़ जाएगी अगर तुम लोग इस जगह से बाहर नहीं हटे। जहाँ पर लाडोपुर के सभी लोग कहते हैं कि हम लोग लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों ने वचन यही लिया था कि हम लोग किसी से लड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारे रहते हुए आप अस्पताल के अंदर नहीं पहुँच सकते। जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रधान नहीं मानता और सभी लोग उनसे भिड़ जाते हैं। वो किसी को भी अंदर नहीं घुसने देने पाते हैं। जहाँ पर हम इधर देखते हैं कि अब जयेश की पत्नी की हालत और ख़राब है और वो किसी तरह का प्रेशर नहीं कर पा रही है, तो जयेश को एक तरकीब सूझती है और वो एक साबुन को निकाल कर अपनी पत्नी के नाक में लगा देता है। साबुन को सूंघते ही उसकी पत्नी ज़ोर से प्रेशर करने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि जब सभी काफ़ी लड़ रहे होते हैं तो धीरे धीरे ताकत लगाने की वजह से जो लाडोपुर के लोग हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि लाडोपुर के लोग अब हाथ नहीं उठाना चाह रहे थे। उन्होंने वचन लिया था और इधर प्रधान अपनी मनमानी कर रहा था, जिसे देखते हुए वहाँ पर सारी महिला मंडली आ जाती है और वो लाडोपुर के लोगों के साथ मिलने के लिए कह देती है और कहती है कि अगर
आप लोग पीछे नहीं हटे तो हम सारी औरतें इस गांव को छोड़कर लाडोपुर में बस जाएंगे। जहां पर हम देखते हैं कि प्रधान के सामने उसका एक व्यक्ति कहता है कि तुम लोग सब देख क्या रहे हो, अपनी सभी पत्नियों को एक एक तमाचा लगाओ क्योंकि ये लोग कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हैं। जहाँ पर जैसे ही वो सभी लोग अपनी पत्नियों को मारने पहुँचते हैं, तहाँ पर लाडोपुर के लोग उन्हें पीछे से पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि हम लोगों ने वचन ये लिया था कि हम लोग हाथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग किसी को नहीं मारेंगे भी तो मारने भी नहीं देंगे। और साथ ही साथ वो उन सभी लोगों को उठा करके धोबिया पछाड़ दे देते हैं, जिसके वजह से सभी लोग ज़मीन पर धराशायी हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि प्रेशर काफ़ी लगाने की वजह से अब जो मुद्रा है उसे ये लगने लगा था कि शायद वो नहीं बच पाए, इसलिए वो अपने पति को घसीट लेती है और उसको किस करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि शायद अब किस करने के बाद वो अब यहाँ से चली जाएगी। जहाँ पर वो उसे जब किस करने लगती है तभी हम देखते हैं कि उसका बच्चा भी हो जाता है, जो कि एक लड़की है। और इसको देख करके मुद्रा और उसी के साथ उसका पति दोनों लोग काफ़ी खुश हैं। जहाँ पर हम यशोदा को भी देखते हैं, जो कि जयेश की माँ है, और वो भी उस बच्ची को देख करके खुश हो जाती है। अब इधर नेक्स्ट सीन अस्पताल का शिफ्ट होता है, जहाँ पर जयेश का पिता और बाकी सभी लोग अस्पताल के अंदर एडमिट हैं, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। उन्हें बहुत तेज़ मार दिया गया था, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। और सभी औरतें आकर के जयेश से यही कहती हैं कि अब हम जल्द ही लाडोपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब इस गांव में कुछ नहीं रखा। लेकिन जयेश उन्हें समझाता है कि अगर आप सभी लोग यहाँ से चली जाएंगी तो इस गांव का और इन लोगों का क्या होगा। जहाँ पर वह सभी लोगों को ये भी समझाता है कि ये लोग काफ़ी कड़े स्वभाव के हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर भी आप सभी लोगों के लिए एक प्रेम होगा, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर वो सभी को समझा लेता। जिसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जयेश के घर का, जहाँ पर जयेश की बेटी जहाँ पर जयेश की बेटी रो रही होती है और उसके सामने जयेश के पिता पहुँच जाते हैं और वो जयेश को बुलाते हैं कि इसे संभाल। लेकिन जयेश कहता है कि मुझे कोई और काम है बाबूजी, मुझे खाना बनाना है, इसलिए आप ही उसे कुछ देर देख लो। जहाँ पर जयेश का पिता उसे बेमन उठाता जरूर है, लेकिन उसके आंखों में देखकर उसे लगाव हो जाता है और वो उसे खिलाने लगता है, जिसे देखकर जयेश काफ़ी खुश है और वो नाचने लगता है खुशी से। और इसी के साथ मूवी का एंडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं एकदम लास्ट में कि जयेश भाई का पूरा परिवार अब बेटियों के तरफ हो गया है और वो बेटियों को बहुत अच्छे तरीके से अपनाने लगा है। और साथ ही साथ वहाँ पर लाडोपुर के लोग आते जाते भी रहते हैं। जिसके लास्ट में जयेश भाई एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो कहता है कि मेरी बड़ी बेटी सिद्धि ने ये जिद की थी कि जब हमारी छोटी बेटी दिशा यहाँ पैदा होकर आएगी तो हम लोग एक गाना गाएंगे। और फिर उसके बाद वो गाने के अंदर डांस करने लगते हैं और इसी के साथ जयेश भाई जोरदार मूवी एंड होती है। तो इसी तरह का और भी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।